Hi guys and welcome back to the next video of Little Scholars where future in your own abilities. फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं रिप्रोडक्शन का लास्ट वीडियो। जी हाँ, दिस इज द लास्ट वीडियो ऑफ रिप्रोडक्शन जो कि हम लोगों ने स्टार्ट किया था इन वीडियो नंबर 62 एंड टोटल 6 वीडियोस आर अवेलेबल ऑफ चैप्टर रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर हम लोगों ने पूरे चैप्टर को काफी डिटेल में और आई थिंक इतने डिटेल में किया है कि अब आपको किसी भी बुक को उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सब कुछ बहुत इजीली याद हो जाएगा just by watching those 6 videos of reproduction from 62 to 67 and this is the last video, that is video number 67। इसके अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 टॉपिक्स बचे हुए हैं। नंबर 1 टॉपिक इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड द सेकेंड वन टॉपिक इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस। दोनों काफी छोटे टॉपिक हैं, इतने ज्यादा बड़े नहीं हैं, राइट। एंड इसके बाद गाइस वी आर स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज लाइट, राइट। इसके बाद लाइट के साथ चालू करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो, राइट। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, दैट इज वीडियो नंबर 67 एंड आवर टॉपिक इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। What does this word reproductive health? जैसा कि आपको पता है मैं हर बार एक ही काम करता हूं और ऐसा मेरा भी मानना है कि अगर आपने उस वर्ड का मतलब समझ लिया तो पूरा चीज समझ लिया, राइट। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ मींस रिप्रोडक्शन करने की हेल्थ, that particular health, that particular state, that particular physical condition, that particular mental condition is known as reproductive health। जी हाँ, बिल्कुल, सिर्फ फिजिकली स्टेबल होना ही रिप्रोडक्टिव हेल्थ का करेक्टर नहीं है। वन हैज टू बी मेंटली फिट, वन हैज टू बी फिजिकली फिट और साथ साथ में उसको सोशल फिटनेस भी होना जरूरी है। देन दैट पर्टिकुलर पर्सन इज एबल टू रिप्रोड्यूस अ हेल्दी चाइल्ड। Otherwise, that child which born has some things। अभी वो बताता हूं कैसे, राइट। जनरली ये कहा जाता है फीमेल्स को कि एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी डोंट टेक टेंशंस। टेंशन इज अ पार्ट ऑफ मेंटल, राइट, मेंटल हेल्थ। तो अगर आप टेंशन लेंगी इट इफेक्ट योर चाइल्ड। If that particular female is taking tension, is socially unfit, ठीक है, बहुत ज्यादा रिप्रेशन है, सप्रेशन है किसी चीज का, किसी चीज को लेके, either from the family, either from the neighboring, right? तो that particular female is not mentally as well as socially fit and it affects the child because all these things are related to the blood and there is a direct linkage between the blood of the mother and that of the बेबी थ्रू अ प्लेसेंटा, राइट, और थ्रू अ अम्बिकल कॉर्ड, इनके थ्रू डायरेक्ट लिंक बनता है। तो इसकी वजह से उस बच्चे को भी मेंटल टेंशन होना, राइट, उसका ब्रेन थोड़ा सा वीक होना, ये सारे चांसेस होने की पॉसिबिलिटीज हैं, राइट। साथ में और भी बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, बहुत सारे इल इफेक्ट्स होते हैं। तो इसीलिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ मींस इट इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, mental, social fitness to lead a responsible, safe and satisfying reproductive life, right? इसके साथ साथ if we can say a male or female is mentally tense or socially tense or we can say physically unable, तो उनके हॉर्मोन्स का सीक्रेशन भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है इन चीजों से, राइट। मेंटल लेवल sometimes decide the secretions of the hormones। कुछ हार्मोन्स को ज्यादा सीक्रेट करता है, कुछ हार्मोन्स के सीक्रेशन को रोकता है। उसकी वजह से भी कभी कभी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर फर्क पड़ सकता है। तो इसीलिए मेंटल, फिजिकल एंड एज वेल एज सोशल तीनों फिटनेस होना जरूरी है। इट डजंट मीन दैट रिप्रोडक्टिव हेल्थ डजंट मीन कि सिर्फ रिप्रोडक्शन करने की कैपेबिलिटी नहीं है, नहीं, रिप्रोडक्शन करने की कैपेबिलिटी हो सकती है लेकिन मेंटल टेंशन हार्मोन्स के सीक्रेशन को अफेक्ट करेगी, सोशल अनफिटनेस हार्मोन्स के सीक्रेशन को अफेक्ट करेगी एंड दिस अफेक्ट द चाइल्ड और योर रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज वेल, ठीक है। नेक्स्ट वन इज फर्टिलिटी कंट्रोल। हाउ कैन वी कंट्रोल द फर्टिलिटी? इट इज अ टॉपिक रिलेटेड टू फीमेल्स ओनली, राइट। किस तरीके से हम रिप्रोडक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं? बाय डिलेइंग द प्रेगनेंसी और बाय टेकिंग अ गैप
between the two childs. This is the fertility control, right? और fertility control करने के मेथड को बोला जाता है कॉन्ट्रासेप्शन. क्या बोला जाता है? कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स बोला जाता है. एंड देयर आर फ्यू डिवाइसेस एंड देयर आर फ्यू टेक्निक्स which are used to contracept the pregnancy, right? And these all things आपको बहुत अच्छे से पता है, right? The present generation इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से जानती है that we are using condoms, we are using diaphragms, we are using pills, we are using tablets to prevent the pregnancy, right? Or we can say to prevent the unwanted pregnancy. ठीक है? तो इस चीज के लिए फर्स्ट थिंग इज फर्टिलिटी कंट्रोल कि किस तरीके से एट टाइम वी डोंट वांट द प्रेगनेंसी. ठीक है, पॉसिबिलिटी है दैट पर्टिकुलर कपल डोंट वांट द प्रेगनेंसी एट अ पर्टिकुलर एज, राइट? बट इट डजंट मीन दैट दे वोंट हैव अ फिजिकल इंटरेक्शन, राइट? दे वोंट हैव अ फिजिकल इंटरेक्शन. इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रेगनेंसी रोकना चाहते हो तो आप फिजिकल इंटरकोर्स ही ना करो, राइट? तो उस चीज के लिए कुछ मेथड्स यूज करे जाते हैं एंड दैट पर्टिकुलर मेजर्स आर नोन एज कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स. ठीक है, फर्टिलिटी कंट्रोल इज अ फिनोमेना ऑफ लिमिटिंग द साइज ऑफ अ फैमिली ऑल्सो. ठीक है, राइट? आवर गवर्नमेंट आर प्रमोटिंग हम दो हमारे दो. ठीक है, इन चाइना इट हैज बीन इम्प्लीमेंटेड ड्यू टू अ लार्ज साइज ऑफ द फैमिलीज और ड्यू टू अ ग्रोइंग पॉपुलेशन एट अ वेरी रिस्की रेट. तो उन लोगों ने क्या कॉन्सेप्ट यूज किया? one child policy, right? Our government is also initiating two child policy. ठीक है, you have seen somewhere हम दो हमारे दो. ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ये सारी चीजें लिखी रहती हैं. This is to limit the size of the family. It not only to limit the size of the family, it also to limit the size of the population. ठीक है, because our population is growing at a very alarming rate. ठीक है, तो उस चीज को कंट्रोल करने के लिए हम लोग फर्टिलिटी कंट्रोल करते हैं थ्रू प्रिवेंशन ऑफ सम प्रेगनेंसीज एंड स्पेसिंग आउट द बर्थ ऑफ अ चिल्ड्रन. ठीक है, तो दो बच्चों के बीच में पर्टिकुलर गैप रखना. Contraception is basically the prevention of pregnancy, and contraception measures are the techniques through which we can prevent the pregnancy or we can prevent the unwanted pregnancies also. Right? Now, there are various measures to stop the pregnancy or to delay the pregnancy, right? But few of them are popular to us. हम लोग basically यहाँ पर 4 measures को पढ़ेंगे. Number 1 is barrier method. Barrier is related to a physical method. ठीक है? Second one is hormonal method. Third one is chemical methods, and the last one is surgical methods. तो number 1 we are dealing with a barrier method. Barrier method के अंदर देखिए क्या किया जाता है. मेन जो है प्रेगनेंसी होती कैसे? When there is a fusion of male and female gamete. और अगर हम उस मेल और फीमेल गैमेट को मिक्स होने से रोक लें, एक दूसरे से मिक्स होने से या एक दूसरे के ऊपर अटैक करने से रोक लें, तो हम लोग प्रेगनेंसी को क्या कर सकते हैं? बाइंड कर सकते हैं. तो उसके लिए हम लोगों ने कुछ फिजिकल डिवाइसेस यूज किए. नंबर 1 फिजिकल डिवाइसेस कॉन्डम्स. ठीक है, दे आर मेनली वेयर ऑन द पेनिस. ठीक है, और उससे हम लोग जो स्पर्म है उसका फीमेल की बॉडी के अंदर एजैकुलेशन रोक सकते हैं. वो सारा का सारा स्पर्म जब पेनिस से एजैकुलेट होगा तो वो कॉन्डम में स्टोर हो जाएगा. वन थिंग इज दिस. सेकेंड थिंग जो कॉन्डम रोल प्ले करता है दैट इज ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस को होने से रोकता है. तो देखिए, एक पंख और 2 काज. ठीक है, एक तीर से 2 निशाने हो रहे हैं. सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस रुक रही हैं. क्यों? क्योंकि इट इज वी कैन से अ प्लास्टिक बैग वी कैन से. ठीक है, और समथिंग रबर लाइक बैग. ठीक है, जिसको पेनिस के ऊपर पहना जाता है. और उसके बाद देखिए जो ब्लड कॉन्टैक्ट है मेल और फीमेल की बॉडी के अंदर वो रुक जाता है. ठीक है ना, तो इसकी वजह से इससे हम लोग 2 काम कर सकते हैं टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी नंबर 1 एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस को रोकना. ठीक है, सेकेंड वन इज डायफ्राम एंड द थर्ड वन इज सर्विकल कैप. Diaphragm and cervical caps are used by the females. They are injected in the vagina or a cervical caps, cervix. दोनों के ऊपर इंसर्ट किया जाता है. अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है छोटा सा, जो बेसिकली पेनिस से स्पर्म तो रिलीज होते हैं और उनको वहीं पर होल्ड कर लेता है. उसके बाद हम लोग उसको फीमेल वेजाइना में से बाहर निकाल सकते हैं. तो इस तरीके से हम लोगों ने फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमीट्स को क्या करा? रोक लिया. नेक्स्ट वन इज IUCD, that is intrauterine
कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। इंट्रा मतलब अंदर, यूट्राइन मतलब यूट्रस के अंदर, कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवेंट करने वाला डिवाइस। तो इस डिवाइस के अंदर क्या किया जाता है, एक डिवाइस होता है आइदर मेड अप ऑफ प्लास्टिक और अ मेटल और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, ठीक है। इनको लूप्स भी कहा जाता है। इनको फीमेल के यूट्रस में इंप्लांट किया जाता है, जिससे फ्यूजन तो हो गया गैमीट्स का, बट वो जो एग है वो यूट्रस में इंप्लांट होगा, और उसका इंप्लांटेशन रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस डिवाइस को इंजेक्ट कर देते हैं। जब ये डिवाइस यूट्रस के अंदर रखा हुआ होगा तो वहां पर एग आके इंप्लांट नहीं हो सकता, और जब तक एग का इंप्लीमेंटेशन होगा नहीं तब तक वो एग फीटस में डेवलप होगा नहीं, राइट। तो इसकी हेल्प से, आईयूसीडी की हेल्प से हम लोग फ्यूजन होने के बाद भी प्रेगनेंसीज को क्या कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। एज वेल एज सबसे कॉमन नेम है कॉपर टी लूप, ठीक है। और ये जो आईयूसीडी है, इट कैन प्रिवेंट प्रेगनेंसीज अप टू 3 to 5 years. They are basically injected in the uterus of the female. That is why they are known as IUCD or IUD. नेक्स्ट वन आर हार्मोनल मैथड्स, ठीक है, राइट। जब मैंने आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल पढ़ाई थी और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया था, उस समय मैंने कहा था कि ये सारा जो गेम सेटर है ये सिर्फ हार्मोन्स करते हैं। सबसे पहले हार्मोन्स का रिलीज होना, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, उनसे गैमीट्स का बनना। तो अगर मैं हार्मोनल इंबैलेंस कर दूं तो भी हम लोग प्रेगनेंसी को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। और हार्मोन्स को इम्बैलेंस करने के लिए वी हैव सम ओरल पिल्स व्हिच आर टेकन बाय द फीमेल्स, दे आर नोन एज ओरल पिल्स और आई पिल्स, व्हिच सप्रेस द प्रोडक्शन ऑफ ओवम। ओवम के प्रोडक्शन को रोक सकता है, और दे आर हार्मफुल, ये हम बोल सकते हैं, दे आर वेरी मच हार्मफुल जस्ट बिकॉज कि इसकी वजह से फीमेल का रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट स्लिपरी हो जाएगा, और इन द नेक्स्ट टाइम ऑफ प्रेगनेंसी वो एग वहां से स्लिप हो सकता है, और फीमेल के हार्मोनल इम्बैलेंस करने में ये सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, बिकॉज इट कंटेन्स अ केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच क्रिएट्स द इम्बैलेंस इन द हार्मोन सीक्रेशन ऑफ द फीमेल। सो इट इज क्वाइट रिस्की process. The next one is chemical methods. Chemical methods are basically jelly substances, or we can say some tablets, right, which are put in the vagina of the female, which suppress the sperms to getting fusion with those female eggs. तो उस चीज के लिए हम लोग क्या करते हैं, these chemical methods को यूज करते हैं। तो आप chemical method और hormonal method दोनों क्या कर सकते हो, एक साथ समझ सकते हो, राइट। और द लास्ट वन इज सर्जिकल मेथड्स। इतने कॉमन मेथड है कि आज सबको पता है, बहुत ज्यादा कॉमन मेथड है। सर्जिकल मेथड के अंदर विद द हेल्प ऑफ सर्जरी हम लोग क्या प्रोटेक्ट करते हैं, फ्यूजन प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। देखो क्या होता है कि एग रिलीज होगा, होने दो, स्पर्म रिलीज होने बनने दो, बट उस स्पर्म का इजैकुलेशन रोक लो ना, राइट। उन एग्स का फ्यूजन रोक लो उन स्पर्म्स के साथ। तो इस केस में क्या किया जाता है, दे आर बेसिकली व्हाई दे आर नोन एज सर्जिकल मेथड्स, एंड देयर इज 100% गारंटी ऑफ प्रोटेक्टिंग द फर्दर फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। इससे तो 100% गारंटी मिल जाती है कि अब फ्यूजन ऑफ गैमीट्स नहीं हो सकता उस पर्टिकुलर मेल और उस पर्टिकुलर फीमेल के अंदर, बिकॉज हम लोग स्पर्म का पेनिस से इजैकुलेशन रोक लेते हैं, या फिर ओवम से यूट्रस तक आने से एग को रोक लेते हैं। एंड द वन इंपॉर्टेंट थिंग इज आवर गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग these surgical methods. The one who done these surgical methods, government offer a amount of money for doing this, because they are playing an important role in controlling the size of the population. तो इसके लिए हमारी गवर्नमेंट जो भी सर्जिकल मेथड्स को ऑप्ट करता है उनको 3,000 to 5,000 रुपीज देती है, प्लस उन डॉक्टर्स को भी देती है जिन्होंने ये सर्जिकल मेथड्स करे हैं, बिकॉज दे आर प्लेइंग अ इंपॉर्टेंट रोल इन कंट्रोलिंग द साइज ऑफ द पॉपुलेशन। अब देखिए मेथड में होता क्या है, मेन स्पर्म को जनरेट होने दीजिए, टेस्टिस को नहीं छेड़ते, एपिडिडर्मिस को भी नहीं छेड़ते। अब उस स्पर्म को कैरी करने वाली डक्ट कौन सी है, स्पर्म डक्ट। और अगर मैं उसका एक स्मॉल सा पोर्शन काट दूं उस स्पर्म डक्ट का, तो वो जो गैमीट्स है वो टेस्टिस से पेनिस तक
नहीं आ पाएगा। एंड दिस पर्टिकुलर मेथड ऑफ रिमूविंग अ स्मॉल पोर्शन ऑफ स्पर्म डक्ट और वैज डिफरेंसेस इज नोन एज वेसिकोटॉमी। वेसिको मीन्स वैज डिफरेंसेस को कट करना, ठीक है। एंड सिमिलर इन द केस ऑफ फीमेल्स के केस में ओवरीज को नहीं छेड़ते हैं, आप फेलोपियन ट्यूब्स के कुछ पोर्शन को दोनों तरफ से, बिकॉज एक बार लेफ्ट ओवरी फर्टिलाइज होगी, एक बार राइट ओवरी इजैकुलेशन करेगी, तो दोनों ही फेलोपियन ट्यूब्स को एक बार क्या कर दीजिए, कट कर दीजिए। दोनों के एक स्मॉल पोर्शन हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। अब क्या होगा कि वो जो एग बन रहा है वो यूट्रस तक नहीं आ सकता, और उसका और स्पर्म का दोनों की मिक्सिंग भी नहीं हो सकती। तो इस तरीके से हम लोग इन 4 मेथड से अनवांटेड प्रेगनेंसीज को और डिले इन द प्रेगनेंसीज को कर सकते हैं, राइट। एंड द वन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज दैट इज गर्ल फर्टिसाइड और फीमेल फर्टिसाइड। फीमेल फर्टिसाइड्स के अंदर क्या किया जाता है, जो फीमेल फीटस है, ठीक है, अब तो हमारी कंट्री में बैन हो गया है कि ये एग्जामिन कराना दैट आइदर दैट पर्टिकुलर बेबी और अ ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसिंग और डेवलपिंग इन द वॉम्ब ऑफ अ मदर इज मेल और अ फीमेल, राइट। और इसीलिए ये बैन किया गया है क्योंकि ये देखने को मिला था कि हमारे इंडिया के अंदर जब ये एग्जामिन हो जाता था कि दैट पर्टिकुलर चाइल्ड इज अ गर्ल चाइल्ड, राइट, जो प्रोड्यूस हो रही है फीमेल के अंदर, ठीक है, वो चाइल्ड गर्ल चाइल्ड है, तो जनरली हमारे इंडिया के अंदर कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर उन जो अनडेवलप्ड फीटस था या अंडर डेवलपिंग फीटस है उसको खत्म कर देते थे, जिसकी वजह से उस गर्ल का एक ऑर्गेनिज्म बनना और उसका मैच्योर होना रुक जाता था। तो स्टॉप दीज फीमेल फर्टिसाइड्स हमारी गवर्नमेंट ने इन सारे मेथड्स को बैन करा दिया टू एग्जामिन द सेक्स ऑफ अ न्यू ग्रोइंग बेबी। एंड इट इज ऑल्सो अ क्राइम बिकॉज आप लोग एक ऐसे जीव को मार रहे हैं, एक ऐसे ऑर्गेनिज्म को मार रहे हैं जिसने अभी तक बर्थ नहीं लिया है एंड इट इज इन ग्रोइंग स्टेजेस। तो ये करना इट इज अ हार्म एंड इट इज अ शेमलेस एफर्ट्स जो फैमिलीज, जो पेरेंट्स ये सारी चीजें परफॉर्म करते हैं, राइट। तो इसीलिए क्या से अच्छा स्लोगन जो आप लोगों ने पढ़ा होगा दैट इज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो इसी चीज के लिए किया गया है कि इन बेटियों को बचाना है, इन बेटियों को पढ़ाना है, क्योंकि ये हमारे भारत का एक बहुत अच्छा फ्यूचर है, राइट। तो इसी चीज के लिए हमारी गवर्नमेंट ने ये सारे स्लोगन्स को इनिशिएट किया है और एग्जामिनेशन ऑफ द सेक्स बिफोर द बर्थ उन्होंने कंप्लीट बैन कर रखा है, राइट गाइस। सो दिस इज द टॉपिक ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड हाउ द प्रेगनेंसी कैन बी कंट्रोल्ड। नाउ वी हैव अ नेक्स्ट टॉपिक एंड द लास्ट दैट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस। वो डिसीजेस होती हैं जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फ्रॉम an affected person to a healthy person ट्रांसफर होती हैं, राइट। उन सारी डिसीजेस को हम लोग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस बोलते हैं, राइट। सेकेंड थिंग, ये जरूरी नहीं है कि ये जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस है सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल कांटेक्ट से ही ट्रांसमिट हो। बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है जहां पर सेक्सुअल कांटेक्ट एस्टेब्लिश नहीं किया बट दैट पर्टिकुलर पर्सन इज अफेक्टेड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डिसीजेस, राइट, व्हिच आर नोन एज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस। देन हाउ इट इज पॉसिबल, राइट। few years back, right, there is some news in a newspaper. A child of age of near about 4 years, a child of age of near about 4 years is affected from AIDS. And how this is scientifically proven? How? A child which is not able to reproduce is still affected from AIDS. तो फिर ये बीमारी फैल कैसे सकती है? बिकॉज उसकी बॉडी में तो हार्मोनल चेंजेस हुए नहीं है, उसकी तो प्यूबर्टी एज आई नहीं है, वो सेक्सुअल कांटेक्ट तो एस्टेब्लिश कर ही नहीं सकता, तो फिर उसको एज होने के चांसेस कैसे हैं? फिर वो एज हो कैसे सकता है उस बच्चे को? तो इसका मतलब कि वो जो एज है या कोई भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल कांटेक्ट से नहीं फैल सकती, उनको फैलने के और भी कारण हैं। नंबर 1 कि अगर ब्लड कांटेक्ट हुआ है एक अफेक्टेड पर्सन का और एक नॉन अफेक्टेड पर्सन का तो उसको हो सकता है, नंबर 1 थिंग। सेकेंड थिंग,
ब्लड कांटेक्ट के अलावा अगर हम लोगों ने सिरिंज यूज करी है और सपोज कीजिए वो अफेक्टेड पर्सन की सिरिंज थी, इंजेक्शन सिरिंज, और वही सेम सिरिंज उस डॉक्टर ने हम लोगों को लगा दी, तो उसके ऊपर उस पर्सन का ब्लड था और अब वो हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट हो गया, तो भी हम लोगों को हो सकता है, राइट। इन केस ऑफ स्मॉल बेबीज, राइट, तो जिन मदर्स अफेक्टेड होती हैं इन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस से, तो उन बेबीज के होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि इन इनिशियल स्टेजेस मदर यूज टू फीड देयर चाइल्ड्स, और while feeding the milk there is a direct contact of blood of mother and that particular child। तो इसकी वजह से भी उन बच्चों को क्या हो सकती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस होने के चांसेस हैं, और सबसे ज्यादा चांसेस हैं क्योंकि there is a direct contact of blood। तो यानी कि यहां पर एक बात निकल कर आई कि अगर ब्लड का कांटेक्ट हो रहा है अनअफेक्टेड और अफेक्टेड पर्सन का, तो 100% चांस है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस के ट्रांसफर होने की, राइट। और इसी चीज के लिए जब भी कोई पर्सन ब्लड डोनेट करता है देयर इज अ फॉर्म फिलिंग, और उसमें पूछा जाता है कि आप एड्स से अफेक्टेड हैं या नहीं है। जनरली कोई नहीं बताएगा कि दैट पर्टिकुलर पर्सन इज अफेक्टेड फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, बट उस ब्लड की चेकिंग के बाद भी ये पता लगाया जा सकता है दैट दैट पर्टिकुलर पर्सन इज अफेक्टेड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस। तो उस चीज के लिए फिर वो ब्लड का ट्रांसफ्यूजन किसी भी पर्सन के अंदर नहीं किया जा सकता। तो यानी कि जितनी भी डिसीजेस हैं, राइट, विच आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस नोन एज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, सिर्फ और सिर्फ ब्लड के कांटेक्ट से ही ट्रांसफर हो सकती है, राइट। अब देखिए दो तरीके के डिसीजेस हैं, एक जो बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से होती हैं और एक जो वायरस के इन्फेक्शन से होती हैं। बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से होने वाली दो डिसीजेस हैं, नंबर 1 इज गोनोरिया एंड द सेकंड वन इज सिम्पल्स, और दोनों की दोनों डिसीजेस ऐसी हैं कि अगर हम लोग प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट लें देन दे आर क्योरेबल इजीली, बहुत आराम से क्योर हो सकती हैं, राइट। सेकेंड थिंग इज उनके जो सिम्टम्स हैं, नंबर 1 इज बर्निंग सेंसेशन इन यूरिन, सोज इन द जेनिटाइल्स, और इसके अलावा भी यूरिन से पस आना, ये सारी चीजें इनके कॉमन सिम्टम्स हैं। देखिए अगर कोई पर्सन अफेक्टेड है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस से, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हो सकता है उस पर्सन ने कभी सेक्सुअल कांटेक्ट एस्टेब्लिश नहीं किया हो, ब्लड से हो गई हो, तो इसीलिए अगर उस पर्टिकुलर पर्सन को पता भी चलता है देन ही शुड opt for a proper medical treatment, राइट। प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट से हम लोग इन चीजों को क्योर कर सकते हैं। बट अगर हम लोग ये सोचे कि कोई पर्टिकुलर पर्सन या वो इंसान क्या सोचेगा कि मुझे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस हैं और इट लेड टू द डेथ ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन ऑल्सो, अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया गया, तो ये आपके ऊपर है कि आप मरना चाहते हैं या जीना चाहते हैं। सेकेंड वन आर थ्रू वायरस, और वायरस की जो डिसीजेस होती हैं उसका सबसे बड़ा नाम है एड्स, दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड मतलब अडॉप्ट करिए, इम्यूनो मतलब इम्यून सिस्टम को डेफिशिएंट करने वाली, यानी कि इस डिसीज के अंदर हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो खराब हो जाता है, और इम्यून सिस्टम ही हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है, और जब बॉडी में इम्यूनिटी नहीं रहेगी देन अ कॉमन कोल्ड कैन कन्वर्ट टू निमोनिया एंड इट लेड टू द डेथ ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन। तो यानी कि एक बार आप एड्स को क्योर कर लो, लेकिन एड्स हमारी बॉडी के अंदर हमारे इम्यून सिस्टम को सबसे पहले अटैक करता है एंड इट डिस्ट्रॉयज आवर इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देगा, और जब इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय हो गया तो अब हमें छोटा सा जुकाम भी निमोनिया में बदल जाएगा एंड इट लेड टू द डेथ ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन। इसीलिए एड्स को इनक्योरेबल डिसीजेस में काउंट किया जाता है, एंड दिस इज द इन्फेक्शन ऑफ वायरस व्हिच इफेक्ट्स द इम्यूनिटी एंड डिस्ट्रॉय द इम्यूनिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन। इसीलिए एड्स का क्योरेशन 99% केसेस के अंदर नॉट पॉसिबल, राइट। किस वायरस की वजह से होता है? ह्यूमन इम्यूनो वायरस और रेट्रोवायरस, ठीक है। हम लोग सिर्फ उस पर्सन की डेथ को डिले कर सकते हैं, बट इट इज नॉट क्योरेबल टिल नाउ। बहुत रेयर केसेस में ही हम लोग HIV से किसी पर्सन को बचा सकते हैं इफ इट इज इन इट्स इनिशियल स्टेजेस, बट इन द लेटर ऑन स्टेजेस उस पर्सन को बचाना इट इज नॉट पॉसिबल,
सो गाइस, दिस इज आवर चैप्टर रिप्रोडक्शन, जो कि कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लाइट का नया चैप्टर। इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, एंड गाइस कीप ऑन शेयरिंग लिटिल स्कॉलर्स, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। थैंक यू।